हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे। कल मैंने आपको टॉपिक बताया था, विश्व जनसंख्या के बारे में आप रीड कर रहे हैं। जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, इससे संबंधित आप टॉपिक रीड कर रहे थे। आज का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको कल बताया था कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला, जैसे मैंने आपको भौतिक कारक बताए थे, एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज कर रहा हूँ। भौतिक कारक याद हो गया आपको। भौतिक कारक कौन कौन से? पहला स्थलाकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा बताया था मैंने आपको जल की उपलब्धता, और चौथा था मृदा, जिसके बारे में आपने डीपली रीड किया है कि भौतिक कारक किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। क्योंकि मानव अपने निवास स्थान के लिए हमेशा समतल मैदानी भूभागों की अपेक्षा चाहता है, जलवायु उनके निवास के लिए अनुकूल हो, जल की उपलब्धता अधिक होनी चाहिए और मृदा उपजाऊ होनी चाहिए। तो ये भौतिक कारक थे। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ भौतिक कारक, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, देखिए आर्थिक कारक के अंतर्गत भी जैसे अलग अलग बिंदु है। उन बिंदुओं में से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है औद्योगिकरण। अब देखते हैं कि आर्थिक कारक में उद्योग, आर्थिक शब्द आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए धन अर्जन की क्रिया, यानी आर्थिक शब्द अर्थ धनार्जन से रिलेटेड है। तो आर्थिक कारक आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिससे धन अर्जन की प्राप्ति होती है। तो आप देखते हैं कि औद्योगिकरण, अब आप देखते हैं कि औद्योगिकरण जनसंख्या घनत्व को कैसे प्रभावित करता है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें उद्योग होते हैं। उद्योग, आप देखते हैं कि उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण होता है, उद्योग जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। स्वाभाविक है कि जनसंख्या उद्योगों में कार्य करने के लिए जाती है और धीरे धीरे उन उद्योगों के अंतर्गत जाकर वहाँ आसपास के क्षेत्रों में बस जाती है। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि जनसंख्या का जमाव होने लगता है। अब जब जनसंख्या का जमाव होता है तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ पर बैंक, दुकानें, शिक्षा, चिकित्सा, संचार, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। तो धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका भी। औद्योगिकरण, उद्योग जनसंख्या को रोजगार के केंद्र होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उद्योगों में व्यक्ति को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो उद्योग नगरों में स्थापित होते हैं, उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या का आकर्षण नगरों की ओर होता है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का जो प्रवास है वो नगर की ओर होता है। नगरों में उद्योग होते हैं, उद्योगों में लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए धीरे धीरे यह जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। तो विश्व के जो बड़े बड़े जैसे नगर है, जैसे जापान का ओसाका कोबे क्षेत्र है, वो इन उद्योगों की
प्रधानता के कारण ही सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो पहला बिंदु कंप्लीट हो गया। औद्योगिकरण किस प्रकार जनसंख्या को आकर्षित करता है, तो आप इसमें लिखेंगे कि उद्योग में रोजगार प्राप्त होता है लोगों को, और उद्योग क्षेत्र है वो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का नगरों की ओर पलायन होता है और वहाँ धीरे धीरे लोग उसी क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। जब यहाँ लोग अधिक मात्रा में बसने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि इन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर दुकानें, छोटी दुकानें वगैरह, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, ऐसे जैसे जो बैंक कर्मी सारे जैसे लोग धीरे धीरे यहाँ पर बस जाते हैं तो जनसंख्या का घनत्व हो जाता है। तो जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या के कारण ही बसा हुआ क्षेत्र है। दूसरा, नगरीकरण। नगरीकरण भी जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। आर्थिक कारक है। आप देखते हैं कि ये जिस इसमें नगर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से किस ओर पलायन करता है, ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगर की ओर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहाँ जाते हैं, नगर की ओर जाते हैं। नगर में उद्योग होते हैं और उद्योगों में लोगों को क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। इसलिए धीरे धीरे उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है। आप देखते हैं कि नगरों में ऑलरेडी ही जनसंख्या अधिक मात्रा में होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के केंद्रों का अभाव होता है, उद्योगों का अभाव होता है। इसलिए व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर पलायन करता है। तो धीरे धीरे नगर की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, नगरीकरण कहलाती है। तो यह नगर में रोजगार, आप देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं सबसे अधिक मात्रा में, भौतिक सुख सुविधाएं सबसे अधिक मात्रा में कहाँ विद्यमान रहती हैं, यहाँ नगरों में रहती है। इसलिए यहाँ धीरे धीरे उच्च केंद्र बन जाते हैं। नगरीकरण को आप वैसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि नगर की जनसंख्या की प्रतिशत में वृद्धि होना। नगर की जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण कहलाता है। आप देखते हैं कि नगर की जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि हो रही। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर जाता है, ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर जाएगा तो नगर की जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि क्रिया क्या कहलाती है, नगरीकरण कहलाती है। वैसे सिंपल वे में अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो नगरीकरण का मूल अर्थ यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव होता है, इसलिए व्यक्ति अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए नगर की ओर जाता है। तो नगर की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, यही क्रिया नगरीकरण कहलाती है। तो आर्थिक कारक में पहला बिंदु था औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, और तीसरा बिंदु है इसका खनिज। तीसरा बिंदु इसमें आ जाता है खनिज। खनिज से आप अच्छे से परिचित हैं। खनिज क्या है, वे जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं। अब आप देखते हैं खनिज किस प्रकार आर्थिक, अब आप देखते हैं खनिज भी आर्थिक गतिविधियां। अब आप देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में मानव निवास के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होते हुए भी उन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं तो लोग वहां पर निवास करते हैं। तो धीरे धीरे वहां जनसंख्या घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो तीसरा बिंदु आपका खनिज है कि खनिज भी जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। अब आप देखते हैं कि खनिज किसके लिए आवश्यक होते हैं, उद्योगों के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज उद्योग, और उद्योगों में लोगों को क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। इसलिए यहाँ धीरे धीरे जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। यानी खनिज उद्योगों के लिए कच्चा माल खनिज होते हैं, और जिन क्षेत्रों में खनिज होते हैं उन क्षेत्रों में धीरे धीरे उद्योगों की स्थापना हो जाती है और वहाँ लोग खनिज खोदने के लिए जाते हैं, प्लस उनको रोजगार मिल जाता है। धीरे धीरे वहाँ जनसंख्या
बस जाती है। तो अब आप देखते हैं कि जैसे दक्षिणी अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी, यहाँ खनिज अधिक मात्रा में निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। भौगोलिक दशा मानव निवास के अनुकूल नहीं है, फिर भी यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। बाहर से अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो छोटा नागपुर का पठार यह जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसका कारण क्या है? यह खनिज संसाधन अधिक मात्रा में निकाला जाता है। छोटा नागपुर का पठार आप जानते हैं भारत के पूर्वी भाग में अफ्रीका, यह आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो इस छोटे नागपुर का जो पठार है वो खनिज की दृष्टि से संपन्न है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो खनिज भी जनसंख्या को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक है। और इसी का लास्ट बिंदु है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसका चौथा बिंदु है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, ये भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अब आप इसमें सामाजिक आप देखते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है। सांस्कृतिक मनुष्य के द्वारा निर्मित वातावरण। तो अब आप देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक है वो जनसंख्या घनत्व को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करता है। वो कैसे? आप देखते हैं कि एक ही समुदाय, एक ही धर्म, एक ही समाज के लोग एक ही क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए धीरे धीरे उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये जितने भी संप्रदाय हैं उन संप्रदाय में सभी लोगों की जो भावना है वो एक समुदाय विशेष के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। एक ही समाज के लोग एक ही जगह। आप इसमें आदिम जनजातियों के बारे में भी समझ सकते हैं कि एक ही जो सब आदिम जातियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वो सभ्य समाजों से दूर पर्वतीय क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देती है। तो एक ही जाति समुदाय के लोग एक ही जगह पर निवास करना पसंद करते हैं। तो ये थे आपके जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहला था भौतिक कारक और दूसरा आर्थिक कारक। तो आप देखते हैं कि दोनों ही कारक हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। इन दोनों कारकों में दूसरा कारक था ये आपका, पहला कारक था भौतिक कारक, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक, आर्थिक कारक। भौतिक कारक मैंने आपको कल बताए थे कि अगर भौतिक कारक पूछा जाता तो आपको सिर्फ भौतिक कारक के बारे में लिखना है, और आर्थिक कारक पूछा जाता तो आपको आर्थिक कारक उसके बारे में लिखना है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, आप उसे कैसे स्पष्ट करेंगे? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, जिससे आप अच्छे से डीपली इसे रीड करेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे, आपको बिल्कुल समझ आएगा। विश्व जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप। विश्व जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, असमान वितरण का मतलब आपको मैंने बताया था कि वितरण का शाब्दिक अर्थ है फैलाव, अर्थात भूपृष्ठ पर जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है विश्व जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। अब आपने इसको 4 बिंदु लिखने होंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 बिंदु लिखने और 4 बिंदु ये स्पष्ट करते होने चाहिए कि विश्व की जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप असमान कैसे है वो। उसमें देखो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पहला बिंदु कि विश्व की 2/3 जनसंख्या
विश्व की 2/3 जनसंख्या, कितनी जनसंख्या? 2/3 जनसंख्या मात्र 14% भूभाग पर निवास करती है, भूभाग पर निवास करती है। या इसको आप ऐसे रख सकते हैं कि 57% भूभाग पर मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। ये जनसंख्या के वितरण में असमान प्रतिरूप को व्यक्त कर रहा है। असमान वितरण प्रतिरूप का मतलब आपकी समझ में आ रहा है कि असमान वितरण का मतलब है कि जनसंख्या समान नहीं है, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम है। तो विश्व जनसंख्या के असमान वितरण प्रतिरूप का पहला बिंदु कि 2/3 जनसंख्या 14% भूभाग पर निवास करती है या 57% भूभाग पर मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा बिंदु देखिए आप, विश्व की 85% जनसंख्या, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, तो पीछे कितनी बची? 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। क्लियर हो गया? 2/3 भूभाग पर 14% जनसंख्या निवास करती है, वितरण प्रतिरूप को असमान प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तीसरा जिसका बिंदु है वो आप तीसरा बिंदु नोट करेंगे। तीसरा बिंदु है कि 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है, जबकि 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर हो गया? पहला बिंदु 2/3 भूभाग पर 2/3 भूभाग पर 14% जनसंख्या 14% जनसंख्या निवास करती है। 14% जनसंख्या निवास करती है, 2/3 भूभाग। 57% भूभाग पर, ये इसका विपरीत है। ये दूसरा बिंदु 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 10% जनसंख्या 15% जनसंख्या वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। तीसरा बिंदु आपका 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। तो लगभग जैसे 3 बिंदु आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब आप देखते हैं कि चौथा बिंदु आपका है वो है कि 80% जनसंख्या 20 डिग्री से लेकर 80 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करती है। यानी 80% जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री, 80% जनसंख्या वो 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करती है। तो ये आपका जैसे जो टॉपिक है विश्व जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप, इसके अंतर्गत ये 4 बिंदु है और ये 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 अंक इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो विश्व जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप क्या है, उसे स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही जैसे, और कल मैं तुम्हें नेक्स्ट जनांकीय संक्रमण क्या है, जनसंख्या समस्या क्या है, जनसंख्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, जनसंख्या घनत्व के क्या प्रकार है, उनके बारे में मैं आपको डीपली करूँगा। धन्यवाद।